Hello dear students, as usual I am Navnil God from Tagore School Parvatsar and we are studying our social study book in this video. इस वीडियो में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी सामाजिक विज्ञान की बुक सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 3. इट इज द सेकंड बुक ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट. सोशल साइंस सब्जेक्ट की ये सेकंड बुक है एंड वी हैव कंप्लीटेड वन लेसन ऑफ दिस बुक. इस लेसन के इस बुक का वन लेसन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी हैव आल्सो कंप्लीटेड वन क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन. इस लेसन का जो एक क्वेश्चन था वो हम अपने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं. किसी लोकतांत्रिक देश को संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं अपने पिछले वीडियो में एंड वी हैव टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन टुडे. आज हम लोगों को स्टार्ट करना है अगला क्वेश्चन. इट इज द 8th पार्ट ऑफ दिस लेसन. ये आज का जो वीडियो है वो 8वां वीडियो है इस लेसन का. एंड द सेकंड क्वेश्चन इज, और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है, नीचे दिए गए दो दस्तावेजों के हिस्सों को देखिए. यहां पर एक दस्तावेज के दो हिस्से दिए हुए हैं. ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है. पहला कॉलम 1990 का नेपाल के संविधान का है. यहां पर जो इधर पहला कॉलम दिया हुआ है ये 1990 में नेपाल का जो संविधान बना था उसका एक अंश दिया हुआ है कि नेपाल का संविधान किस आधार पर बनाया गया. 1990 में ताकत जो थी नेपाल के संविधान की, जो शक्तियां थी वो किसके पास में उल्लेखित की गई थी उस समय 1990 में. तो एक तो पहला कॉलम जो है 1990 का नेपाल के संविधान का है और दूसरा कॉलम नेपाल के ताजा संविधान में से लिया गया है. इधर जो राइट साइड में जो कॉलम है वो अभी जो संविधान 2015 में वहां लागू हुआ है उसको लेकर के है कि शक्तियां 2015 में फिर संविधान की शक्तियां किसको दे दी गई. तो एक बार देखते हैं इनको कि क्या है इनमें, फिर नीचे कुछ क्वेश्चन है वो उसके आंसर अपन देंगे. 1990 का जो नेपाल का संविधान, इसको एक बार पढ़ेंगे हम. 1990 का नेपाल का संविधान, भाग 7 कार्यपालिका, अनुच्छेद 35. इसमें क्या लिखा है, कार्यकारी शक्तियां यानी कि जो कोई भी नियम कायदे या जो भी एक्शन लेने की जो शक्तियां हैं वो नेपाल अधिराज्य की कार्यकारी शक्तियां महामहिम नरेश एवं मंत्री परिषद में निहित होगी. यहां पर जो शक्तियां हैं वो एक तो महामहिम नरेश यानी होता है राजा. पहले नेपाल में राजतंत्र हुआ करता था, यानी नेपाल में राजा का शासन हुआ करता था. राजा का बेटा अगला राजा हो जाता था और नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था. लेकिन 2015 में जो संविधान लागू हुआ उसमें राजा का शासन समाप्त हो गया, लोकतंत्र स्थापित हो गया. जैसे भारत में लोकतंत्र है, लोग अपना शासक स्वयं चुनते हैं चुनाव से. हर 5 साल से चुनाव होते हैं और लोग अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं और वो जनप्रतिनिधि मिलकर के सरकार चलाते हैं. कोई राजा नहीं है यहाँ पर. तो इस तरह की व्यवस्था जो होती है वो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होती है. तो यहाँ जो 1990 का नेपाल का संविधान था, पहले तो संविधान ही नहीं होता था, फिर 90 में वहां पर संविधान बना. लेकिन ताकत पूरी राजा के हाथ में ही रखी गई. तो यहाँ पर जो 1990 के नेपाल के संविधान का यहाँ पर जो ब्यौरा दिया गया है या जो अंश दिया गया है उसके अंतर्गत कार्यकारी शक्तियां महामहिम नरेश यानी वहां के राजा एवं मंत्रिमंडल में निहित होगी, ऐसा लिखा हुआ है. यानी ताकत किस में दी गई, संविधान तो लगा 1990 में लेकिन ताकत राजा और मंत्रिमंडल में, मंत्री परिषद में दी गई थी. अब फिर वहां पर आंदोलन हुए, लोग इससे संतुष्ट नहीं थे, लोग राजा का शासन नहीं चाहते थे, लोग लोकतंत्र चाहते थे वहां के. तो इसलिए वहां पर फिर कई आंदोलन हुए और विभिन्न लंबे समय तक आंदोलनों के बाद में फिर 2015 में वहां पर नया संविधान लागू हुआ. 2015 का नेपाल का संविधान, भाग 7 संघीय कार्यपालिका, अनुच्छेद 75.
कार्यकारी शक्तियां। अब ये यहाँ 2015 में फिर एक्शन लेने वाली शक्तियां, असली जो पावर है वो किसको दी गई? नेपाल की कार्यकारी शक्तियां संविधान और कानून के अनुसार मंत्री परिषद में निहित होगी। तो अब नरेश का नाम हट चुका है यहाँ से। महामहिम नरेश जो लिखा हुआ था, यानी राजा के पास जो शक्तियां थी 1990 के संविधान में, वो 2015 के संविधान में महामहिम नरेश का नाम हटा दिया गया है। अब टोटल जो शक्तियां हैं वो मंत्री परिषद में दे दी गई है। और मंत्री परिषद का चुनाव कैसे होता है? लोकतंत्रात्मक, यानी लोग वोट देंगे, अपने जनप्रतिनिधियों को चुनेंगे, फिर जिस पार्टी के ज्यादा जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे वो पार्टी सरकार बनाएगी, फिर उसी में से कुछ मंत्री बनेंगे और वो मंत्री जो हैं उनके हाथ में पूरी पावर होगी। जैसे लोकतंत्र में होता है वैसा ये सिस्टम लागू हो गया। यहाँ पर अपन दोनों की तुलना करेंगे तो ध्यान में आता है कि 1990 के संविधान में जो कार्यकारी शक्तियां थी वो महामहिम नरेश और मंत्री परिषद के पास थी, जबकि 2015 में जब नया संविधान लागू हुआ तो शक्तियां महामहिम नरेश के पास नहीं रही, केवल मंत्री परिषद के अंदर निहित होगी और वो भी संविधान और कानून के अनुसार होगी। वो जो ऐसा भी नहीं है कि मंत्री परिषद में सारी शक्तियां बिना कुछ सोचे समझे दे दी गई, तो सारी शक्तियां संविधान और कानून के अनुसार। पहले ये भी नहीं लिखा हुआ था यहाँ पर कि संविधान और कानून के अनुसार ये शक्तियां इनके पास होगी। अब ये भी लिख दिया गया कि संविधान और कानून के अनुसार मंत्री परिषद में होगी और राजा को हटा दिया गया यहां से। तो ये चीज ध्यान में आती है अगर अपन दोनों तरफ की चीजों को देखते हैं। तो अभी अपने यहाँ पर यही लिखा हुआ था कि एक साइड जो पहला कॉलम है 1990 के नेपाल के संविधान का है और दूसरा कॉलम दो नेपाल के ताजा संविधान से लिया गया है जो 2015 में लागू हुआ। अब प्रश्न ये है, इसके आधार पर जो प्रश्न बनता है, अभी तक तो ये ऑब्जर्वेशन हो गया, नेपाल के इन दोनों संविधानों में कार्यकारी शक्ति के उपयोग में क्या फर्क दिखाई देता है? एक तो ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर आपको लिखना है जो मैं बोल रहा हूं। देखिए, हर चीज लिख करके नहीं बताई जाएगी। आप जो मैं बोल रहा हूं उसको स्टॉप करके भी सुन सकते हैं, रिपीट करके सुन सकते हैं, लेकिन जो बोल रहा हूं वो लिखना है। प्रश्न क्या है कि दोनों संविधानों में कार्यकारी शक्ति के उपयोग में क्या फर्क दिखाई देता है? तो आपको लिखना है, दोनों संविधानों का अध्ययन करने के बाद कार्यकारी शक्तियों के वितरण में बड़ा अंतर दिखाई देता है। 1990 में लागू संविधान में जहां कार्यकारी शक्तियां महामहिम नरेश और मंत्री परिषद को दी गई थी, वहीं 2015 में लागू हुए नए संविधान में सभी कार्यकारी शक्तियां महामहिम नरेश के पास नहीं रही, केवल मंत्री परिषद को दी गई। साथ ही 1990 में जो संविधान था उसमें ये बात भी स्पष्ट नहीं थी कि ये सारी शक्तियां संविधान और कानून के अनुसार होगी, बल्कि 2015 में जो संविधान लागू हुआ उसमें इस बात को भी स्पष्ट किया गया कि जो शक्तियां मंत्री परिषद को मिलेगी वो संविधान और कानून के अनुसार मिलेगी। बस ये तो हो गया इसका आंसर कि दोनों संविधानों में कार्यकारी शक्ति के उपयोग में क्या फर्क दिखाई देता है। तो ये फर्क दिखाई देता है। अब एक और प्रश्न है इसी में, इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या आपको लगता है कि नेपाल को एक नए संविधान की जरूरत है और क्यों? तो दो प्रश्न है कि क्या आपको लगता है कि नए संविधान की जरूरत है उनको, यानी ये जो नया संविधान लागू हुआ है इसकी जरूरत थी उनको। तो अपन इसमें आंसर लिखेंगे, एक आंसर तो वो हो गया जो अभी लिखवाया था, उसके बाद लाइन चेंज कर लेना चाहिए, पैराग्राफ चेंज कर लेना चाहिए ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि ये नया क्वेश्चन का आंसर है। हम लोग लिखेंगे, हाँ हमें लगता है कि नेपाल के लोगों को नए संविधान की आवश्यकता थी, क्योंकि 1990 में जो संविधान लागू हुआ वह संविधान नेपाल की जनता के अनुसार नहीं था। जनता जिन आदर्शों को संविधान में देखना चाहती थी वे आदर्श उस संविधान में नहीं थे।
जनता राजतंत्र से मुक्ति पाकर लोकतंत्र की स्थापना करना चाहती थी और वो 1990 के संविधान में नहीं थे, इसलिए जनता को एक नए संविधान की आवश्यकता थी और जनता ने इसके लिए आंदोलन किए और परिणाम स्वरूप 2015 में नया संविधान लागू हुआ। ये आपको इसमें लिखना है। तो दोनों प्रश्नों के आंसर अपन ने लिख दिए हैं। ये प्रश्न संख्या 2 था। प्रश्न संख्या 1 अपन पहले ही कर चुके हैं पिछले वीडियो में। प्रश्न संख्या 2 ये हो गया है। इसमें आपको जब आप रिटर्न वर्क करें तो आप क्या करना है, आपको प्रश्न संख्या 2 लगाकर सीधा ये वाला क्वेश्चन लिखना है। ये ऊपर जो चीजें दी हुई है ये आप लिखना मत, भले ही आप सीधा ये प्रश्न लिखना और इसका आंसर जो मैंने बताया वो लिखना। प्रश्न संख्या 3, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न होता तो क्या होता। हम जिन प्रतिनिधियों को निर्वाचित करते हैं, चुनते हैं, हर 5 साल से चुनाव होते हैं, लोग अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, अगर उनकी ताकत पर कोई अंकुश नहीं होता, कोई कोर्ट नहीं होता, न्यायालय का कंट्रोल नहीं होता, राष्ट्रपति का कंट्रोल नहीं होता, तो क्या होता। तो इसका आंसर मैंने इसके 4 पॉइंट लिखे हैं। आप इन पॉइंट्स को के आधार पर आप इसका आंसर लिख सकते हैं। आप इस तरह से लिखें, पहली लाइन, अगर निर्वाचित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई अंकुश न होता तो निम्न संभावनाएं रहती। और फिर आप पहला लिखना, अपने अधिकारों का दुरुपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। यहां पर जनप्रतिनिधि ऐसा लिखना चाहिए, जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि अपने अधिकारों का उपयोग अपने स्वार्थ के लिए करते। एक तो ये। दूसरा, चुनाव, कोमा लगा दिया है मैंने, चुनाव जो कि लोकतंत्र का महत्वपूर्ण स्तंभ है, वे मजाक बनकर रह जाते क्योंकि इन्हें भी जनप्रतिनिधि प्रभावित कर देते। आज जो निष्पक्ष चुनाव होते हैं, जिसको ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीतता है, तो इसको भी वो प्रभावित कर देते अगर उनकी ताकत पर कोई अंकुश नहीं होता तो चुनाव में फिर वही वापस जीत जाते, तो फिर ये लोकतंत्र ही समाप्त हो जाता। तो ये दूसरा है। तीसरा, उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले नागरिकों को प्रताड़ित किया जाता। अगर उन पे नियंत्रण नहीं रहता तो जो भी उनके खिलाफ बोलता उसको प्रताड़ित करते। और चौथा, लोगों को भारी अन्याय का सामना करना पड़ता। तो अगर जनप्रतिनिधियों की शक्ति पर अंकुश न होता तो ये संभावनाएं रहती। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित स्थितियों में अल्पसंख्यक कौन है। यहां पर 4 स्थितियां दी गई है, इनमें अल्पसंख्यक कौन है, इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है, इसका एक एक कारण बताइए। तो ये प्रश्न आपको लिखना है। उसके बाद कै लिखना है। एक स्कूल में 30 शिक्षक हैं और उसमें से 20 पुरुष हैं। ये आप लिख के नीचे इसके उत्तर जैसे अपन लिखते हैं ना, वैसे नीचे लिखना है। इसका उत्तर भी लिख सकते हैं आप, भले ही उत्तर लिख के। इस स्थिति में महिला शिक्षक अल्पसंख्यक हैं, क्योंकि 30 में से 20 पुरुष हैं तो कम कौन रही, महिला ही रही। तो इसमें पहले तो आपको ये लिखना है, इस स्थिति में महिला शिक्षक अल्पसंख्यक हैं। फिर इसमें क्या पूछा था कि इन स्थितियों में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना क्यों महत्वपूर्ण है। फिर इसमें आगे लिखना है, इस स्थिति में अल्पसंख्यकों के विचारों का सम्मान करना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि महिलाओं के मन के विचारों को भी सम्मान मिले, उनको भी अपने नागरिक अधिकार मिले, और जो अच्छे विचार उनके मन में आते हैं उनसे समाज के सब लोग लाभान्वित हो सकें। तो ये इसलिए महिलाओं के विचारों का, इन अल्पसंख्यकों का सम्मान करना जरूरी है। दूसरे में एक लाइन छोड़कर कर दें इसको। एक शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म मानते हैं। तो इसमें आंसर लिखना है, इस स्थिति में बौद्ध धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं और इनके विचारों का सम्मान करना इसलिए जरूरी है क्योंकि महात्मा बुद्ध ने तपस्या से जिस सत्य को प्राप्त किया था, उन विचारों का लाभ
देश के हर नागरिक को मिले, उन महान विचारों के बारे में हर व्यक्ति को पता चले। और चूंकि हर व्यक्ति को अपने अपने प्रकार से ईश्वर की उपासना करने का अधिकार है, तो बौद्ध धर्म के लोगों को भी वो अधिकार मिले। बस इसलिए उनके विचारों का सम्मान करना जरूरी है। 6 में है, एक कारखाने के भोजनालय में 80% कर्मचारी शाकाहारी हैं। तो इसमें लिखना है, इस परिस्थिति में मांसाहारी लोग अल्पसंख्यक हैं और उनके विचारों का सम्मान करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हर व्यक्ति को अपने मर्जी से आहार चुनने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है। और स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत उनको अपनी मर्जी का भोजन करने का अधिकार मिले, इसलिए उनके विचारों का सम्मान करना भी आवश्यक है। यहाँ पर स्वतंत्रता का अधिकार के तहत उनके स्वतंत्रता के अधिकार का हनन न हो, इसलिए उनके विचारों का सम्मान करना आवश्यक है। घ में लिखा हुआ है, 50 विद्यार्थियों की कक्षा में 40 विद्यार्थी संपन्न परिवारों के हैं। तो इसमें इस स्थिति में सामान्य परिवारों के विद्यार्थी अल्पसंख्यक हैं और उनके विचारों का सम्मान करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो भी इस देश के उतने ही महत्वपूर्ण नागरिक हैं जितने कि संपन्न परिवारों के लोग हैं। और संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया गया है, इसलिए और साथ ही सामान्य परिवारों के बच्चों को भी बराबरी का अवसर मिले और हो सकता है कि उनके विचार संपन्न परिवारों के बच्चों के विचारों से भी अच्छे हों, इसलिए साधारण परिवारों के बच्चों को भी उनके विचारों का भी सम्मान करना आवश्यक है। तो ये 2 प्रकार की चीजें लिखनी है हर एक में कि एक तो इस परिस्थिति में अल्पसंख्यक कौन है और दूसरा उसी में ये लिखना है कि उनके विचारों का सम्मान करना क्यों आवश्यक है। 5वां प्रश्न है, नीचे दिए गए बाएं कॉलम में भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है। देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान के जो आयाम हैं कि संघवाद, शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकार और संसदीय शासन पद्धति, ये भारतीय संविधान के मुख्य आयाम हैं। दूसरे कॉलम में प्रत्येक आयाम के सामने 2 वाक्यों में लिखिए कि आपकी राय में यह आयाम क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर ये कॉलम आप ये तो मत बनाना टेबल, तो इसमें आप ये करना चाहिए इसमें, क्योंकि इसमें जगह कम पड़ेगी सामने। आप 1 नंबर लगाना, संघवाद लिखा, फिर उसके 2 पॉइंट लिख दिए। फिर दूसरे नंबर पे शक्तियों का बंटवारा लिखा, फिर उसके 2 पॉइंट लिख दिए। इस तरह से आप लिख सकते हैं ताकि जगह कम नहीं पड़े। अब संघवाद क्या होता है कि भारत जो है वो अलग अलग राज्यों से मिलकर के बना है भारत, इसको संघवाद कहते हैं। तो ये संघवाद जो है यानी कि भारत मिली जुली संस्कृति है, हर एक भारत का जो हर भाग है, हर राज्य है, वो भी एक अभिन्न घटक है, उसका भी अपना एक स्थान है। तो ये जो है ये बेसिकली ये संघवाद होता है। अब ये महत्वपूर्ण क्यों है, इसके 2 पॉइंट लिखने हैं अपने को। तो 1 पॉइंट तो है देश के प्रत्येक भाग को प्रतिनिधित्व मिलता है। आप पूरा करना, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, देश के प्रत्येक भाग को प्रतिनिधित्व मिलता है। संघवाद के कारण से ऐसा माना जाता है, ये लिखना नहीं है, लिखना वही है जो यहां लिखा हुआ है। संघवाद के कारण से ऐसा माना जाता है कि भारत अलग अलग राज्यों से मिलकर के बना है, इसलिए जब हम संघवाद की बात करते हैं तो हर राज्य का महत्व स्पष्ट होता है, हर राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है और देश के प्रत्येक भाग को प्रतिनिधित्व मिलता है। तो संघवाद क्यों ये लिखना है कि आपके ये महत्वपूर्ण क्यों है। तो संघवाद महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि संघवाद से देश के प्रत्येक भाग को प्रतिनिधित्व मिलता है। दूसरा, हर परंपरा व संस्कृति को प्रतिनिधित्व मिलता है। देश के अंदर कितनी परंपराएं हैं, अलग अलग हिस्सों में अलग अलग परंपराएं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, खान पान है, तो ये
जितनी भी परंपराएं हैं अलग अलग हिस्सों में, सबको प्रतिनिधित्व मिलता है जब हम संघवाद की बात करते हैं। तो इन दो कारणों से संघवाद का जो विषय है वो महत्वपूर्ण है। एक तो इससे देश के प्रत्येक भाग को प्रतिनिधित्व मिलता है और देश की हर परंपरा व संस्कृति को प्रतिनिधित्व मिलता है। दूसरा जो संविधान का आयाम है, शक्तियों का बंटवारा। अब शक्तियों का बंटवारा किया गया है, किसी भी एक जगह पे सारी शक्तियां नहीं दी गई है राजा की तरह। कुछ शक्तियां राज्यों के पास है, कुछ शक्तियां केंद्र सरकार के पास है, कुछ शक्तियां न्यायालय के पास है। तो ये जो शक्तियों का बंटवारा है, इससे क्या फायदा है? एक तो हर स्तर को ताकत मिलती है, हर स्तर को ताकत मिलती है। स्तर का मतलब क्या है? केंद्र सरकार एक स्तर हो गया, राज्य सरकार दूसरा स्तर हो गया, लोकल जैसे स्थानीय प्रशासन जिसको नगर पालिका या ग्राम पंचायत कहते हैं वो एक स्तर हो गया। तो हर स्तर को ताकत मिलती है। शक्तियों का जब बंटवारा होता है तो हर स्तर को ताकत मिलती है। ग्राम पंचायत को भी के पास भी ताकत है, राज्य सरकार के पास भी ताकत है, केंद्र सरकार के पास भी ताकत है। तो जब शक्तियों का बंटवारा होता है उससे हर स्तर को ताकत मिलती है। जैसे इसमें लिख देना है आपको, जैसे ग्राम पंचायत, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। तो ये आपको एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर देना है। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है शक्तियों के बंटवारे में, काम के बोझ को कम करना। काम के लिखना है या को नहीं लिखना, काम के बोझ को कम करना। देखो, जब काम एक जगह होता है ना तो उसका बहुत बोझ रहता है, और जब शक्तियों का बंटवारा होता है तो काम भी बंटते हैं, और काम बंटते हैं तो बोझ कम हो जाता है। इससे क्या है, काम अच्छी तरीके से हो सकता है। जैसे ग्राम पंचायत का काम ग्राम पंचायत करती है, ये आपको जैसे करके आप लिख सकते हो इसमें। जैसे ग्राम पंचायत का काम ग्राम पंचायत करती है, राज्य सरकार का काम राज्य सरकार करती है, केंद्र सरकार का काम केंद्र सरकार करती है। तो अधिकारों के बंटने के साथ साथ कर्तव्य और काम भी बंटते हैं, जिससे एक जगह पर काम का बोझ नहीं आता है। तीसरा जो संविधान का आयाम है वो है मौलिक अधिकार। हर व्यक्ति को 11 मौलिक अधिकार, वो तो कर्तव्य हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो ये इससे क्या फायदा है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? एक तो इससे मानव मात्र को स्वतंत्रता मिलती है। हर मानव को स्वतंत्रता प्राप्त होती है मौलिक अधिकारों से, और इन अधिकारों के कारण वो एक मानव के रूप में स्वतंत्रता से अपना जीवन बिता सकता है। तो आपको पहला पॉइंट ये लिखना है, मानव मात्र को स्वतंत्रता प्राप्त होती है। दूसरा, प्रत्येक नागरिक के जीवन मूल्यों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। ये ऐड कर देना आगे कि प्रत्येक नागरिक के जीवन मूल्यों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। ये जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, एक तो मानव मात्र को स्वतंत्रता प्राप्त होती है, और प्रत्येक नागरिक के जीवन के मूल्यों की सुरक्षा होती है। और चौथा जो आयाम है संविधान का वो है संसदीय शासन पद्धति। इस संसदीय शासन पद्धति में क्या है, संसद है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। इसके आधार पर देश चलता है। ये कानून बनाते हैं और उसका अनुपालन करवाते हैं। तो ये जो सिस्टम है इसको संसदीय शासन पद्धति कहते हैं। इससे क्या फायदा है? एक तो आम जन का सत्ता में अधिकार। ये संसदीय शासन प्रणाली में जो लोग बैठते हैं, सांसद जिसको हम कहते हैं, वो कौन चुनता है? जनता चुनती है। तो जनता का एक तो शासन में अधिकार हो जाता है इस सिस्टम से। ये जो संसदीय शासन प्रणाली है, इससे आम जन का सत्ता में अधिकार रहता है, ऐसा लिख देना आगे। आम जन का सत्ता में अधिकार रहता है। दूसरा, अराजकता की स्थिति नहीं पैदा होती है, ऐसा लिख देना। क्या है कि अगर संसदीय शासन प्रणाली न हो तो फिर जनता अगर अपने हाथ में सारी चीजें खुद जनता के ऊपर ही छोड़ दी जाए तो कोई कुछ कहेगा और एक अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए प्रतिनिधियों को चुनना, फिर वो सरकार बनाए, नियम कायदों के अनुसार रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ सरकार चले, ये सिस्टम बहुत जरूरी है, जिसको संसदीय शासन प्रणाली कहते हैं। तो ये अराजकता से बचने के लिए भी जरूरी है। तो एक तो आम जन का सत्ता में अधिकार मिलता है इससे, इस प्रणाली से, और दूसरा अराजकता की स्थिति पैदा नहीं होती। तो ये दो बातें हमने लिखी है कि ये जो इधर
संविधान का आयाम लिखा हुआ है वो दो किन बातों के कारण से महत्वपूर्ण है, तो इस तरह से अपने को लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, उन भारतीय राज्यों के नाम लिखिए जिनकी सीमाएं निम्नलिखित पड़ोसी देशों से लगती है। अपना एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उससे अपने भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, तो भारत के 5 राज्यों की सीमा लगती है बांग्लादेश से। एक तो इसमें भी देखो इस तरह से नहीं लिखना आपको, बांग्लादेश लिखा डैश लगा के और कोमा लगा करके राज्य लिख दिए, फिर एक लाइन छोड़ करके अगला कर दिया ताकि व्यवस्थित लगे थोड़ा। बांग्लादेश से जिनकी सीमा लगती है राज्यों की अपने भारत के, वो 5 हैं, आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और पश्चिम बंगाल। इन 5 राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से लगती है। भूटान जो है उससे 4 राज्यों की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, आसाम और पश्चिम बंगाल, ये 4। और नेपाल से जिनकी सीमा लगती है राज्यों की वो है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। तो ये अलग अलग यहाँ लिखे हुए हैं, मैंने लिख दिए हैं ये आपके लिए सर्च करके। इन राज्यों की सीमाएं इन देशों से लगती है, ये आपको लिखना है। और इसके साथ ही ये अपना लेसन कंप्लीट हो गया है। अब कुछ शब्द संकलन दिए हुए हैं, यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि इस लेसन में आए थे, उनका अर्थ यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। जैसे वर्ड गैलरी होती है वैसे ही है ये। तो ये जो क्वेश्चन आंसर अभी करवाए गए हैं आपको, ये आपको करने हैं अपनी नोटबुक्स में। अच्छी हैंडराइटिंग में करें और इनको लर्न भी करने का प्रयास करें, क्योंकि जो भी टेस्ट होगा आगे सैटरडे को वो यहाँ तक के कोर्स में से आने वाला है उसमें। इसलिए पिछले फर्स्ट टेस्ट के बाद जो भी आपको रिटर्न वर्क करवाया गया है उसमें से ये टेस्ट होगा, तो इन चीज़ों को लर्न भी करें। शब्द संकलन, एक शब्द आया था मनमानापन। मनमानापन क्या होता है वो बताया गया है। जब सब कुछ किसी के व्यक्तिगत फैसलों या पसंद नापसंद से चलने लगता है तो उसे मनमानापन कहा जाता है। मनमाना यानी जो मन में आ गया वही कर रहा है, पसंद जो है वो कर रहा है, नापसंद है तो नहीं कर रहा है। तो मन में आ गया वो कर रहा है, उसको मनमानापन कहते हैं। जहां नियम तय नहीं किए गए हों या जहां फैसलों का कोई आधार नहीं है उसे ही मनमाना कहा जा सकता है। तो मनमाना शब्द कोई नया नहीं है। मनमाना यानी जो मन में आ गया वही कर रहा है, तो वो मनमाना हो गया। दूसरा है आदर्श। आदर्श क्या होता है? जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है, एकदम प्योर जो चीज होती है। जैसे किसी भी टॉपिक के बारे में क्या होना चाहिए, किसी भी बात की जब चर्चा होती है तो क्या होना चाहिए, एकदम सही बात क्या है, वो सिद्धांत कहलाता है। उसको आदर्श कहते हैं, उसको कहते हैं आदर्श। जैसे अपन कहते हैं कि भगवान राम ने जो काम किए वो हमारे आदर्श हैं, तो भगवान राम ने जो काम किए वो सर्वश्रेष्ठ कार्य किए थे उन्होंने। तो किसी भी चीज के बारे में जो सर्वश्रेष्ठ होता है, जो शुद्ध चीज होती है, उसको आदर्श कहते हैं। तो यहां पर यही लिखा हुआ है, जब कोई लक्ष्य या सिद्धांत अपने सबसे शुद्ध या सर्वश्रेष्ठ रूप में होता है। कोई भी सिद्धांत जब सबसे बेस्ट होता है, सबसे शुद्ध रूप में होता है, तो उसे आदर्श कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक शब्द था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का उदय 19वीं शताब्दी में हुआ, सदी में हुआ। इस आंदोलन में हजारों मर्द औरत ब्रिटिश शासन से लोहा लेने के लिए एकजुट हो गए थे। यह आंदोलन 1947 में भारत की आज़ादी में परिणित हुआ, यानी इसमें कन्वर्ट हुआ बाद में। इसी वर्ष की इतिहास की पाठ्य पुस्तक में आप इस आंदोलन को आप और अच्छी तरह से जानेंगे। यानी जो इतिहास की अपनी पुस्तक है हमारे अतीत, उसमें अपने भारतीय जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगला शब्द है राज्य व्यवस्था, जिसको पॉलिटी कहते हैं। राजनीतिक विज्ञान को पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, राज्य व्यवस्था को पॉलिटी कहते हैं। राज्य व्यवस्था का मतलब यह है, इसका आशय ऐसे समाज से है जिसकी राजनीतिक संरचना व्यवस्थित है, यानी नियम कायदों के हिसाब से अगर कोई राज्य चल रहा है तो वो राज्य व्यवस्था कहलाती है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, यानी यहाँ पर लोकतंत्र है, लोग अपना शासन चलाते हैं, चुनते हैं जनप्रतिनिधियों को। इस तरह की एक व्यवस्थित व्यवस्था है यहाँ पर, इसलिए इसको राज्य व्यवस्था कहते हैं। यानी ऐसा राज्य या ऐसा समाज जिसमें जो राजनीतिक सिस्टम है वो व्यवस्थित हो, नियम कायदे बने हुए हों हर चीज के, वो राज्य व्यवस्था कहलाती है। संप्रभु शब्द जब आता है,
इस अध्याय में के संदर्भ में स्वतंत्र जनता को संप्रभु कहा गया है। संप्रभु यानी स्वयं ही प्रभु, यानी स्वतंत्रता जिसके पास हो, जिसके पास अधिकार हो, वो संप्रभु कहलाता है। मानव व्यापार राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार विभिन्न चीजों की गैरकानूनी खरीद बिक्री को अवैध व्यापार कहा जाता है। भारत की या किसी भी देश की जो सीमाएं होती है, उससे कौन सी चीज बाहर जाएगी, कौन सी अंदर आएगी, और वो जाएगी तो कितने प्रतिशत टैक्स सरकार को देना पड़ेगा, या कोई चीज भारत में लाई जाएगी तो वो कितने प्रतिशत टैक्स दे करके फिर लाई जा सकती है। इसके जो नियम कायदे बने हुए हैं उनको तोड़कर या सरकार से छिपा करके जब कोई चीजें लाई जाती है, ले जाई जाती है, तो उसको अवैध व्यापार कहते हैं। इस अध्याय में जिन मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है उनके संबंध में अवैध व्यापार का मतलब औरतों और बच्चों की गैरकानूनी खरीद फरोख्त से है। जब इंसान कोई बेचने लग जाए, औरतों को बेच रहे हैं, बच्चों को बेच रहे हैं, इस तरह की जो इंसान की खरीद फरोख्त है, ये बिल्कुल कानूनी अपराध है। कोई भी किसी इंसान को बेच नहीं सकता है। तो इस पाठ में जो ये शब्द आया है मानव व्यापार, इसका मतलब इंसान को बेचने खरीदने से लेकर है, जिसे मानव व्यापार कहा जाता है। एक शब्द है निरंकुशता, अंकुश से बना है निरंकुश। अंकुश का मतलब कंट्रोल, निरंकुश मतलब बिना कंट्रोल के। इसका मतलब सत्ता या अधिकारों के क्रूर एवं अन्यायपूर्ण इस्तेमाल से है कि जब किसी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, जब अंकुश नहीं रहता, तो उसको बोलते हैं निरंकुश हो गया ये शासन निरंकुश है, यानी ये अन्याय कर रहा है, ये कोई कंट्रोल नहीं रख रहा है, या किसी का भी इस पे कंट्रोल नहीं है, मनमर्जी कर रहा है, तो उसको निरंकुश कहते हैं। और जब निरंकुश कोई हो जाता है तो वो क्रूरता और अन्यायपूर्ण इस्तेमाल करता है अपने अधिकारों का। तो इस तरह के कुछ शब्द इनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इनको कोई रिटर्न वर्क आपको नहीं करना है। रिटर्न वर्क जो करना है वो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक करना है। और ये इसके साथ ही अपना ये एक लेसन कंप्लीट हो गया है। देखिए, हम लोग हिस्ट्री की बुक में से एक लेसन कर चुके हैं, और ये दूसरी जो थी सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस मान लीजिए इसको, इसमें से हम एक लेसन कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो अपनी तीसरी बुक है उसमें से हम लोग अगली बार एक लेसन शुरू करेंगे, जो कि है संसाधन एवं विकास। ये तीसरी बुक है। एक और बुक है, वो अभी आई नहीं है मार्केट में, हमारा राजस्थान। ये 3 बुक्स तो सेंट्रल बोर्ड की है, सीबीएसई की। अब क्या हो गया, 6, 7, 8 में सीबीएसई का कोर्स है इस बार। तो ये 3 तो रेडीमेड सीबीएसई की है, लेकिन राजस्थान सरकार ने खुद की तरफ से एक बुक और लगाई है, हमारा राजस्थान, वो भी आएगी। यानी सामाजिक की 4 बुक्स हो जाएगी आपके। तो 3 है, ये अभी अवेलेबल है मार्केट में, वो आई नहीं है, वो आएगी तो उसको भी ले लेंगे। तो अभी 3 बुक्स के ऊपर अपन चल रहे हैं। 2 में से एक लेसन हम कर चुके हैं। तीसरी बुक अपन अगले टर्न पे शुरू करेंगे, जो कि है संसाधन एवं विकास भाग 2। तो इस तरह से आज जो आपको प्रश्न उत्तर दिए गए हैं वो आप अपनी नोटबुक में करें, उनको लर्न भी करें। और तीनों जो बुक्स हैं उनके लिए अलग अलग नोटबुक्स यूज करनी है, ध्यान रखें। अगली बार जब अपन अगली बुक शुरू करेंगे, नेक्स्ट बुक, तो उसके लिए भी एक सेपरेट नोटबुक आपको डालनी पड़ेगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, सी यू एंड बाय।